गौरव अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पढ़ाई पूरी करते ही उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी। उसकी कंपनी ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही अनाया नाम की एक लड़की भी उसके ही ऑफिस में जॉब करने आती है। अनाया और गौरव एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, जिस वजह से उनकी आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। इसी बीच गौरव धीरे धीरे उसे पसंद करने लगता है और एक दिन जब वो दोनों बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उससे अपने मन की बात कहता है। अनाया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लड़की से शादी करके मैं खुद को खुश नसीब समझूंगा। गौरव के प्रपोज करने पर अनाया बहुत खुश हो जाती है। गौरव, मैं भी तुमसे बहुत दिनों से यही कहना चाहती थी, लेकिन मेरी कभी तुमसे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अनाया की तरफ से हाँ होने के बाद गौरव अपनी माँ को अनाया के बारे में बताता है और जल्द ही सबकी रजामंदी से धूमधाम के साथ उनकी शादी हो जाती है और अनाया गौरव की पत्नी बनकर उसके घर आ जाती है। शादी से पहले जिस इंडिपेंडेंट लड़की को देखकर गौरव को उससे प्यार हुआ था, शादी के बाद धीरे धीरे वो बात गायब होने लगी थी। शादी के बाद अनाया बहू, आज तुम छुट्टी ले लेना, आज कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि मेहमान आए और बहू घर पर ही ना हो। तुम रहोगी बेटा तो उनके चाय नाश्ता खाना सबका इंतजाम अच्छे से हो जाएगा ना। माँ जी, आज मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, इससे अचानक से तो छुट्टी नहीं मिलेगी, बल्कि आज तो मुझे लौटने में देरी हो जाएगी। एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अरे भाई, हम छुट्टी को कह रहे हैं और तुम कह रही हो लेट आओगी। है कोई तू किस बात का? हम देख रहे हैं जब भी कोई मेहमान आने को होता है तुम अपना बैग उठाकर निकल लेती हो। ऐसा लगता है घर की जिम्मेदारी अकेली मुझ बुढ़िया की है। आप ऐसे क्यों सोचती हैं माँ जी? आप तो हर 10वें दिन कहती हैं कि मैं छुट्टी कर लूं। आप ही बताइए, क्या ये संभव है? मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वहाँ के लिए भी तो मेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अब नौकरी को ऐसे हल्के में तो नहीं ले सकते। अनाया घर से तो निकल आई थी, लेकिन पूरा दिन सास की कही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। माँ जी को ऐसा लगता है कि मैं ऑफिस घर के काम से बचने को जाती हूँ। ऑफिस से घर पहुंचो तो भी उनका मुंह बना ही रहता है। उस दिन भी माँ जी अपनी सहेली से कह रही थी, आजकल के बहुत सास ससुर की सेवा करना ही नहीं चाहती, बल्कि उनका बस चले तो उल्टा सास से ही सेवा करा ले। क्या करूं? ऐसा लगता है शादी के बाद लाइफ एक लूप में फंस कर रह गई है। घर का देखो तो ऑफिस में पिछड़ जाती हूँ, ऑफिस पर ध्यान दो तो घर की जिम्मेदारियां पीछे छूट जाती। शादी के समय तो गौरव ने वादा किया था कि वो पूरी हेल्प करेगा और फिर घर की जिम्मेदारियां संभालने को तो उसकी मम्मी है ही, लेकिन शादी के बाद ये पहाड़ जैसा काम मेरे ही हिस्से आ गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसी तरह घर और ऑफिस के बीच जूझते हुए अनाया दोनों ही काम की जिम्मेदारी उठा रही थी कि एक दिन उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है। घर, ऑफिस और सास ससुर के बाद एक नई चुनौती अब उसके सामने खड़ी थी उसी दिन। अरे बहू, अब तो तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया है, कब तक खुशखबरी सुना रही हो भाई? हमारी आंखें बंद होने से पहले हमें हमारे पोते का मुंह तो दिखा दो। आप ऐसे समझ लीजिए मम्मी जी कि आपके मुंह से निकली हुई बात सच हो गई है। आज ही मैंने चेक किया, आप दादी बनने वाली हो। अरे बेटा अनाया, आज तो सुबह सुबह ही तूने गुड न्यूज देकर हमारा दिन बना दिया। बहुत बहुत बधाई हो बेटा तुम दोनों को। प्रेगनेंसी में होते मूड स्विंग्स, तबीयत के उतार चढ़ाव और शारीरिक थकान के साथ घर के कभी भी ना खत्म होने वाले काम और फिर 8 घंटे की नौकरी अनाया को अंदर तक हिला रहे थे। किसी तरह धीरे धीरे प्रेगनेंसी के 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद डॉक्टर अनाया को बेड रेस्ट करने की सलाह देती हैं और फिर 3 महीनों के बाद अनाया एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म से घर में ढेर सारी खुशियां आ गई थी, लेकिन उसके साथ ही अनाया की जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गई थी। एक नन्हे से बच्चे को दिन के 24 घंटे उसकी माँ की जरूरत थी। बच्चे की देखभाल में अगले 6 महीने कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अनाया, तुम्हारे ऑफिस से मेल आया है, तुम्हारी मैटरनिटी लीव खत्म हो गई है, तुम्हें अगले हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन करना है। गौरव, बेबी अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी जरूरत है। इतने छोटे बच्चे को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर पाऊंगी। आखिर कब तक ऐसे घर में बैठी रहोगी? छुट्टियां खत्म होने के बाद ज्वाइन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगी। ठीक है, फिर मैं अगले हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। अनाया ऑफिस ज्वाइन तो कर लेती है, लेकिन उसका ऑफिस में मन नहीं लगता। सुबह सबके लिए नाश्ता बनाकर जाना और दिन भर ऑफिस का काम, फिर उसके बाद घर आकर खाना बनाना और बच्चे की देखभाल करना अनाया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से लाख कोशिश करने के बाद भी वो बच्चे को उतना समय और केयर नहीं दे पा रही थी
जैसा कि वो चाहती थी। वैसे तो उसने घर में बच्चे के लिए एक नैनी को भी रख लिया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर की माँ उसे हर पल कचोटती रहती कि उसने अपने नन्हे से बच्चे को पैसों की खातिर किसी पराये के हाथों में सौंप दिया है। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद अक्सर ही रातों को मुन्ना उसे सही तरह से सोने नहीं देता, जिसके कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन, अनाया बेटा, अभी तक सो रही हो क्या? नाश्ता नहीं बनाया तुमने? गौरव और उसके पापा को ऑफिस जाना है, उनको देर हो रही है बेटा। हाँ माँ जी, बस अभी आई। वो रात में मुन्ना सो नहीं रहा था, उसको सुलाते सुलाते बहुत लेट हो गया था, इसलिए मेरी आंख लग गई थी। मैं अभी जाकर जल्दी जल्दी सब कुछ कर देती हूँ, आप परेशान मत होइए। अनाया, तुम्हें पता है ना आज मेरी मीटिंग थी, फिर भी लेट कर दिया तुमने। मुझे पता है गौरव, लेकिन मेरी परेशानी को भी तो समझो। अगर मुन्ना रात में देर से सोता है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कोई जानबूझ के तो लेट नहीं किया, और मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो सबकी तरह आराम की जरूरत है। तुम्हारा क्या है, तुम तो आराम से करवट लेकर सो जाते हो। पूरी पूरी रात मुझे मुन्ना के साथ जागना पड़ता है। ठीक है, तुम रात को ऑफिस आने के बाद थक जाते हो, लेकिन सुबह जल्दी उठकर काम में मेरी मदद तो करा ही सकते हो ना। इतना कहकर अनाया किचन में जाकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती है। पति और ससुर नाश्ता करके टिफिन लेके अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी अनाया घर के बाकी कामों में जुट जाती है ताकि उसको भी ऑफिस के लिए लेट ना हो। अनाया पूरे दिन भागती रहती थी, लेकिन उसकी परेशानी तो जैसे किसी को भी समझ में ही नहीं आ रही थी। 2 दिन बाद, अरे अनाया, ये क्या है? मेरा ऑफिस जाने का समय हो गया है और अभी तक तुमने मेरे कपड़े प्रेस करके नहीं रखे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये प्रेस वाला काम रात को ही कर दिया करो। तुम हो कि मेरी बात सुनती नहीं हो। तुम तो बस यही चाहती हो कि मैं रोज ऑफिस लेट पहुंचूं और बॉस की बातें सुनूं। अरे मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? तुम मेरे पति हो, दुश्मन थोड़ी ना हो। लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। दिन रात काम कर रही हूँ, सुबह नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, दिन भर ऑफिस का काम करती हूँ, वहां से आकर फिर रात का खाना बनाती हूँ, और उसके बाद रात रात भर मुन्ने के साथ जगती हूँ। गौरव अनाया की परेशानी सुनकर भी अनसुना कर देता है और कपड़े पहनकर ऑफिस चला जाता है। अब लगभग रोज किसी न किसी बात पर अनाया और गौरव का छोटा मोटा झगड़ा हो जाता था। इससे अनाया बहुत परेशान हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई भी मेरी परेशानी समझना ही नहीं चाहता। अपनी परेशानी का हल मुझे खुद ही निकालना होगा। काफी सोचने के बाद, गौरव, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि घर के कामों के साथ साथ ऑफिस का काम, मुन्ने का पालन पोषण सब मेरे लिए एक साथ मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतना सब एक साथ नहीं कर पाऊंगी। सोच रही हूँ अपनी जॉब से रिजाइन कर दूं। अरे अनाया, ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम्हें जॉब से रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़े दिन की बात है। थोड़े दिन में ही मुन्ना बड़ा हो जाएगा और अपने स्कूल जाने लगेगा। मैं समझ रही हूँ, लेकिन इतने सारे काम एक साथ मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, और तुम्हारी सैलरी इतनी तो है कि घर का खर्चा आराम से चल सकता है। अगर मैं जॉब छोड़ भी दूं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, मेरी तो ये इच्छा है कि तुम जॉब ना छोड़ो, बाकी तुम्हारा खुद का फैसला है। घर के कामों के लिए एक मेड और लगा लेते। गौरव, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मुन्ने को अभी मेरी जरूरत है, वो बहुत छोटा है, और मैं उसको इस तरह छोड़कर ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। वहाँ काम करने में भी मेरा मन नहीं लगता, और माँ जी को भी लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ जो बच्चा आया को सौंप रखा है। गौरव के समझाने के बाद भी अनाया उसकी बात नहीं मानती और अपनी जॉब छोड़कर बच्चे के पालन पोषण और घर गृहस्थी में अपना ध्यान लगाने लगती है। अनाया के ऑफिस न जाने की वजह से अब उसकी सास को भी बहुत आराम हो गया था, क्योंकि अब घर के सारे काम अनाया ही करती थी। मुन्ना को पालते, उसके आगे पीछे दौड़ते, घर गृहस्थी संभालते 12 साल कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। मुन्ना, तुम स्कूल जाते हो और वहां से आने के बाद खाना खाकर बाहर खेलने जाते हो। थोड़ी देर मेरे पास भी बैठा करो। पूरा दिन मैं तुम्हारे स्कूल से आने का वेट करती हूँ, पता है, लेकिन तुम्हारे पास तो मम्मा के लिए टाइम ही नहीं है। क्या मम्मी, अब मैं आपसे क्या बात करूँ? आप तो पूरा दिन खाली बैठी रहती हो। आपको क्या पता स्कूल में कितनी थकान होती है। अब अपनी थकान मिटाने के लिए तो मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ। आप भी अपना टाइम पास करने के लिए अपने दोस्तों से बात कर लो। बेटा, मम्मा पूरा दिन घर में काम करती हैं, आपसे किसने कहा कि मैं खाली रहती हूँ? अरे मम्मी, काम तो पापा करते हैं, आप तो घर में ही रहती हो ना। इतना कहकर मुन्ना अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। शाम को गौरव के ऑफिस से घर आने के बाद, गौरव, मैं घर में अकेले बिल्कुल बोर हो जाती हूँ। मुन्ना या तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। कभी वो अपने प्रोजेक्ट में बिजी रहता है, कभी दोस्तों के साथ खेलने में, और तुम्हें तो ऑफिस के काम से ही फुर्सत नहीं है। अनाया, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि नौकरी मत छोड़ो। थोड़े दिन की बात है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी और नौकरी छोड़ दी। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं भी नौकरी छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीऊं? ऐसे घर बैठने से तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन थोड़ा समय तो तुम मुझे दे सकते हो।
दिन भर ऑफिस की खिचखिच के बाद मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बचती कि मैं यहाँ बैठकर तुमसे बात कर सकूं। गौरव की बात सुनकर अनाया बिल्कुल रोने को हो जाती है। मैंने तुम्हारे माँ बाप की खुशी के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए अपनी नौकरी छोड़ी थी। मुझे नौकरी छोड़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सच में मैंने जॉब छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी तरह 1-2 साल और बीत जाते हैं और अनाया के सास ससुर दोनों का देहांत हो जाता है। सास ससुर के जाने के बाद तो अब अनाया घर में बिल्कुल ही अकेली हो जाती है और पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगती है। गौरव, माँ बाबूजी के जाने के बाद अब तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। अब मैं अकेले कैसे रहूंगी? तो जाओ, जाकर देखो अपने लिए कोई नौकरी। नौकरी छोड़े हुए तो तुम्हें बहुत साल हो चुके हैं। अब अगर कोई तुम्हें रखने को तैयार हो तो देख लो। अनाया को गौरव की बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी कही बात अनाया के दिल में चुभ जाती है। वो दोबारा नौकरी करने की ठान लेती है। न्यूज़पेपर और ऑनलाइन दोनों जगह वो पूरा दिन जॉब की तलाश करती रहती। एक दिन उसे कंपनी में वैकेंसी दिखाई देती है और वो इंटरव्यू देने के लिए वहां पहुंच जाती है। अनाया जी, आप जब कंपनी में काम करती थी तब की आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको जॉब छोड़े हुए 15 साल का लंबा समय गुजर चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि आप इस उम्र में काम कर पाएंगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी जॉब हमेशा पूरी ईमानदारी और मेहनत से की है। यहाँ थोड़े दिन काम करते ही मुझे सब समझ में आ जाएगा। आप मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। लेकिन इंटरव्यूअर अनाया की बात से सहमत नहीं होता और वहां अनाया का सिलेक्शन नहीं होता। इसी तरह एक के बाद एक कई कंपनियों में वो इंटरव्यू तो देती है, लेकिन कहीं पर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। हर जगह उसकी नौकरी ना लगने के कारण उसका 15 साल का लंबा गैप था। और अगर कोई कंपनी उसको जॉब देने के लिए तैयार भी होती तो इतनी कम सैलरी ऑफर करती कि अनाया खुद ही उस जॉब के लिए मना कर देती। एक के बाद एक लगभग 10 से भी अधिक कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद अनाया की कहीं जॉब नहीं लगती। इससे अनाया बिल्कुल हताश हो जाती और एक दिन जब वो परेशान होकर अपने कमरे में बैठी थी तभी अचानक से उसकी सहेली प्रियंका का फोन आता है। प्रियंका उसके साथ उसकी कंपनी में जॉब करती थी। हेलो अनाया, कैसी है? बहुत दिन हो गए, तुझसे बात ही नहीं हो पा रही थी। मैं बस ठीक हूँ। तू बता प्रियंका, कैसी है तू? तेरी आवाज से तो लग रहा है कुछ परेशान है। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती है, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। अब क्या बताऊं यार। अनाया उसको अपने घर की और अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताती है और कहती है कि वो वापस से जॉब ज्वाइन करना चाहती है। अच्छा चल ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अनाया लगातार इंटरव्यू देती जा रही थी, लेकिन कहीं पर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। कहीं पर गैप तो कहीं पर सैलरी की वजह से बात फाइनल नहीं हो पाती थी। कुछ दिन बाद, अनाया, मेरी कंपनी में एक वैकेंसी है, अगर तू चाहे तो मैं अपने रेफरेंस पर वहां तुझे लगवा सकती हूँ। बिल्कुल प्रियंका, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैं बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ अपने इस जीवन से। घर में तो किसी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। कम से कम मैं भी ऑफिस जाऊंगी तो मेरा मन लग जाएगा। गौरव को तो लगने लगा है कि मेरी डिग्री सर्टिफिकेट सब रद्दी हो गए और अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बस मुझे खुद को साबित करना है, खुद के लिए कमाना है और आगे बढ़ना है। फिर अनाया गौरव से कहती है, गौरव, कल मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है, तुम ऑफिस जाते समय मुझे वहां छोड़ दोगी? अरे मेरे पास इन सब कामों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। तुम ऑटो या कैब बुक करके वहां चली जाना। वैसे भी टाइम वेस्ट करने ही तो जा रही है, होना कुछ नहीं है। अनाया उससे कुछ नहीं कहती और अगले दिन सुबह जब वो तैयार होकर समय पर इंटरव्यू के लिए ऑफिस में पहुंचती है और अपनी दोस्त प्रियंका को वहां देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। उसकी दोस्त प्रियंका पिछले 15 सालों में लगातार जॉब करते हुए अब HR हेड के पद तक पहुंच गई थी और उसको ही अनाया का इंटरव्यू लेना था। अनाया, वैसे तो मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ, फिर भी इंटरव्यू तो लेना ही पड़ेगा। अरे बिल्कुल लीजिए, मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। उसके बाद प्रियंका अनाया से उसके काम से रिलेटेड कुछ सवाल पूछती है, जिनका जवाब अनाया बिल्कुल सही देती है। आपके सर्टिफिकेट और डिग्री देखकर तो हम काफी इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन आपने इतना लंबा गैप क्यों लिया? इतने गैप की वजह से हम आपका पिछला एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेंगे, इसलिए आपको उतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे। नो इश्यू सर, मैं रेडी हूँ। इंटरव्यू के बाद, लेकिन तू तो कम सैलरी पर रेडी नहीं हो रही थी, फिर यहाँ क्यों? यार, मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरी नई शुरुआत है। पिछला भूल कर ही नई शुरुआत हो सकती है। अगर बीती बातों को सोचूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी। कुछ देर बाद अनाया को उसका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। उसे देखकर अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनाया ने बरसों बाद फिर से खुद के लिए जीना शुरू किया। हालांकि इतने लंबे गैप के बाद बाहर जाकर काम करना मुश्किल तो था,
लेकिन हिम्मत रखने से सारी परेशानियां हल हो सकती है। बरसों बाद खुद को इंडिपेंडेंट महसूस किया था उसने, जैसे कोई बोझ उतर गया हो मन से। अब वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। ये सब आपके ही कारण हुआ है। यहाँ बारात दरवाजे पर खड़ी है और दुल्हन नीचे नहीं जा पा रही। कितनी बार मैंने समझाया था आपको पीयूष कि बात कर लीजिए सेक्रेटरी से, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर नहीं, हमेशा की तरह मेरी प्रॉब्लम को छोटी बताकर आप इग्नोर करते रहे। अब क्या होगा? लाल जोड़ी में दुल्हन घर पर बैठी है और सहरा बांधे दूल्हा नीचे। पूरा बेसमेंट नाली के पानी से भरा हुआ है। घर के बाहर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कुछ उपाय भी नहीं लगाया जा सकता। अब कैसे होगा मिलन प्रिया और शिवम का? बारिश का सीजन अपने साथ लाता है मीठी मीठी हवाएं, बारिश की छींटे और साथ में बहुत सारा कीचड़। एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़े, दूसरे से गीला छाता पकड़े रेणुका अपने घर पहुंचती है। अरे राम 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 राम, बहुत खराब बारिश हुई। वो तो अच्छा हुआ दिमाग लगाकर मैं छाता साथ में ले गई, वरना मेरे साथ मेरा फोन, ये सारी सब्जियां सब खराब हो जाते। फोन का मैं समझ सकता हूँ, पर सब्जियां कैसे खराब हो सकती है मम्मी, वो भी बारिश से? बारिश से तो सब्जियां धुलकर साफ हो जाती है ना। वही ना, तेरी माँ को ना बेकार में ही दो बातें बोलनी होती है, यह नहीं कि चुपचाप काम कर ले। अरे धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं। बीवी दिन भर नौकरों की तरह काम करती है, बहू खाना बना देती है। महाराज के आगे चाय की कप पड़ी है, हाथ में न्यूज़पेपर है। आपको दूसरों की तकलीफ क्यों तकलीफ लगेगी? हैं? सब्जी लेने तक तो आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते और मुझे ताना दे रहे हैं। बाहर कितनी कीचड़ हुई पड़ी है पता है? अगर मैं फिसल जाती तो, या मेरा फोन पानी में गिर जाता तो? वो तो अच्छा है कि मैंने प्लास्टिक की थैली में फोन को पैक करके रखा था, वरना ये फोन अगर मेरा खराब हो जाता तो बहनों से जो 2 मिनट सुख दुख बांट लेती हूँ ना, वो भी नहीं बांट पाती। वो तो मेरा भाई का शुक्र है जो उसने मुझे राखी में फोन दे दिया, वरना तेरा बाप ना मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता। 2 मिनट में बैठा हूँ दुकान से आकर, तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होता? पूरा दिन तो दुकान में रहता हूँ। भगवान जाने किस मनहूस रात मेरी शादी तुमसे हो गई थी। अरे तो तलाक ले लीजिए ना, किसने बोला है साथ रहने को? रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही नैना अपने सास ससुर की चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर हॉल में आती है। शादी के 36 साल की बाद भी आप दोनों को डाइवोर्स चाहिए? हद होती है किसी चीज़ की। लाइए सब्जी की थैली मुझे पकड़ाइए मम्मी। यह हुई ना जिम्मेदारी। ये देखो, यहाँ तुम दोनों बैठे रहे, कोई उठकर मेरी मदद करने नहीं आया। अगर इस घर में मेरी बहू ना होती ना, तो भगवान जाने मेरा क्या होता। ये थी दूसरी झलक नैना के ससुराल की, जहाँ सब्जी की थैली लिए नैना रसोई में नाश्ता बनाने जाती है, तभी बाहर हॉल से पीयूष कहता है, आलू तो मम्मी ले आई है नैना, अब पकौड़े तल दो। क्या सुहाना मौसम है, गरम चाय और पकौड़े, मजा आ जाएगा। बात तो तुमने ठीक कही बेटा, इसी मौसम में तो खाना खा सकता है आदमी, वरना गर्मी में तेल मसाला कहाँ भाता है। नैना सभी के लिए नाश्ते के साथ पकौड़े परोस कर कपड़े धोने चली जाती है। वो देखती है कि बारिश के कारण पूरी बालकनी पानी से भरी पड़ी है। पता नहीं इन लोगों को बारिश सुहानी कैसे लगती है। पूरी बालकनी में पानी भरा है। अब वॉशिंग मशीन में करंट आने लगेगा, बड़ी दिक्कत हो जाती है इस बारिश के मौसम में। नैना अपने पति को आवाज़ लगाती है, पर पीयूष टीवी के सामने से टस से मस नहीं होता। नैना की आवाज़ सुनकर उसकी सास बालकनी में आती है और दोनों साथ में मिलकर वॉशिंग मशीन को बाथरूम में शिफ्ट कर देते हैं। तू जा बहू, ज़रा नाश्ता कर ले, मैं कपड़े धो देती हूँ। मशीन में कपड़े डालने में वक्त ही कितना लगता है, फट से धोकर फट से सुखा दूंगी। बारिश भी नहीं हो रही है अभी तो। ये दोनों बाप बेटे तो 15-20 मिनट में काम पर चले जाएंगे, फिर हमारा जी जलाने घर पर कोई नहीं होगा। आराम से काम करना। सोम और पीयूष के काम पर जाते ही दोनों सास बहू आराम से धीरे धीरे सारा काम करती हैं। रात के वक्त अपने कीचड़ से सने जूते लिए पीयूष घर के अंदर आता है। ये तुमने क्या किया पीयूष? ऐसे ही काम वाली पोछा लगाना नहीं चाहती, उसके पोछा लगाने के बाद भी शाम को मुझे पोछा लगाना पड़ता है। अभी दिया दिखाने के पहले मैंने पोछा लगाया था, 2 घंटे भी नहीं हुए, तुमने पूरे घर में कीचड़ कीचड़ कर दिया। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं होगी, ज़रा सा तो निशान है, 2 बार वाइपर घुमाना है, साफ हो जाएगा। और बारिश के मौसम में जूते तो गंदे हो गई। तुम पैदल नहीं जाते हो दुकान पर, बाइक से जाते हो। ये कीचड़ इसलिए लगा है क्योंकि हमारे बिल्डिंग के पास हर तरफ कीचड़ जमा हो गया है, क्योंकि सेक्रेटरी अपना काम नहीं कर रहा। अरे तुम्हें पता भी है सेक्रेटरी साहब काम कर रहे हैं कि नहीं? तुम बन जाना इस बार सेक्रेटरी। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, अपने घर का काम करने में तुम परेशान हो जाती हो। वो बेचारा पूरी बिल्डिंग को संभालता है, पता भी है। पीयूष नैना से 15 मिनट लड़ाई कर लेता है, पर जूते बाहर नहीं रख कर आता। परेशान होकर पीयूष के जूते खुद ही उठाकर नैना को बाहर रखने पड़ते हैं। उसके बाद नैना पोछा लगाकर जैसे ही रसोई में खाना गर्म करने जाती है,
उसके ससुर जी कीचड़ से सने गंदे जूते लेकर हॉल में आ जाते हैं। भाभी पापा आ गए। अपने ससुर को पानी देने के लिए जैसे ही नैना हॉल में जाती है, वो देखती है कि फर्श में फिर से कीचड़ से सने जूते के निशान लगे हुए हैं। मुझे मार कर ही जी में शांति मिलेगी क्या पीयूष तुम्हें? तुम्हारे जूते मैंने बाहर रखे थे ना, तो ये दाग कैसे लग गया? क्योंकि पापा ने जूते अंदर खोले हैं भाभी। पापा जी को तो कुछ कह भी नहीं सकती। अभी पोछा लगाया था, फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। और नैना को तीसरी बार पोछा लगाना पड़ता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। जरा पोछा लगा देना रितु, देख रही है ना मुझे कितना काम हो जाता है। नहीं नहीं दीदी, 1000 रुपये में सुबह पोछा करो, शाम को पोछा करो, मुझसे नहीं होता। ऊपर से आजकल फर्श इतना ज़्यादा गंदा रहता है, अब मैं आपके घर में काम ही नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। अरे नहीं रितु, ऐसा मत कर। अच्छा तू शाम को पोछा मत मारना, अब ठीक है? शाम को पोछा करने की बात नहीं है चाची, दरवाजे के बाहर इतना सारा कीचड़ जमा रहता है, घिस घिस कर साफ करना पड़ता है मुझे। ऊपर से आपकी बिल्डिंग के बाहर इतना ज़्यादा कीचड़, अब फिसली तब फिसला वाली हालत हो जाती है। आपकी आने इस बिल्डिंग में किसी के भी घर काम वाली आना नहीं चाहती। ये कहकर रितु काम छोड़कर चली जाती है। शाम के वक्त बिल्डिंग की सभी औरतों की मंडली एक साथ छत पर बैठती है, जहां सभी की प्रॉब्लम एक दूसरे से मिलती जुलती दिखाई देती है। कैसे बिल्डिंग के बाहर कीचड़ फैला हुआ रहता है? इतनी गंदगी हो गई बाहर कि बगल के नाले का पानी भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। वही तो, ऊपर से उस कीचड़ में सभी के घर का कचरा, बिल्डिंग के बाहर की सड़क में तो अब गड्ढे भी हो गए हैं। मेरा तो अब बाहर जाने का मन ही नहीं करता, पर खुद से ज़्यादा तो मुझे मेरी सास की फिक्र रहती है। 80 साल की उम्र है उनकी, पता चला इस कीचड़ में कहीं वो फिसल गई और इस उम्र में हड्डी टूटी तो जोड़ेगी भी नहीं, फिर उनका काम किस पर आ जाएगा? मुझ पर। पतियों का क्या है, वो तो मुंह उठाकर चले आते, पीछे से ये सब कुछ तो हमें देखना पड़ता है ना। तभी वहां भागते हुए बबीता आती है। अरे क्या हुआ बबीता, तू क्यों हाँफ रही है? तुम लोग इतने में परेशान हो रहे थे, असली प्रॉब्लम तो अब आएगी। सरला सब्जी वाली मिली थी बाहर, मुझे कह रही थी अब वो हमारी बिल्डिंग में सब्जी लेकर नहीं आएगी। है क्या? क्यों? एक दिन सरला नहीं आती तो मंडी में सब्जी ढूंढते ढूंढते पैर का पकौड़ा हो जाता है। रोज रोज इतने कीचड़ में कैसे जाऊंगी मैं सब्जी मंडी? अपनी जान की जोखिम लेकर आए क्या वो? यहाँ कीचड़ और सीवेज की प्रॉब्लम से हुई गंदगी के कारण लोगों को डेंगू मलेरिया हो रहा है। अब 4 घर में सब्जी बेचने के लिए वो अपनी जान जोखिम में तो नहीं डाल सकती। अपने घर की इकलौती कमाने वाली है बेचारी। ये देखिए, यहाँ इस कीचड़ के कारण इतनी प्रॉब्लम हुई जा रही है सबको, और पापा और पीयूष है कि समझती नहीं। एक तो काम वाली नहीं आएगी, घर का इतना काम बढ़ गया है, और अब सब्जी वाली भी नहीं आएगी। यही न्यूज़ मिलने वाली थी। अब इस घर में सीरियसली बात करनी ही पड़ेगी। रात को जैसे ही सोम और पीयूष घर आते हैं, दोनों सास बहू मिलकर एक ही बात उनसे कहती हैं। आप बात कर रहे हैं या नहीं सेक्रेटरी से? बाहर इतनी गंदगी हो गई है कि सब्जी वाली भी नहीं आना चाहती। ऊपर से दिन भर खिड़कियां बंद रखनी पड़ती है क्योंकि नीचे बीमारी वाले मच्छर घूम रहे हैं। अरे तो किसे काट लिया मच्छर ने, तुम्हें या मुझे? किसी को कुछ हुआ है क्या? तू तो ये एकदम अपने बाप पर गया है, जब भी मुंह खोलता है अपशगुन ही बोलता है। अरे क्यों हो जाए कुछ किसी को? जिस घर में किसी को बीमारी होती है ना, उनसे पूछ। हाँ पापा, शिवम भी आना चाहते हैं शादी की बात करने, पर घर के बाहर इतनी गंदगी है, कहीं उसके पापा फिसल ना जाए, इसलिए नहीं आ पा रहे। अरे उम्र में तो होने वाले समधी जी मुझसे छोटे ही हैं। अगर मैं चल रहा हूँ तो वो कैसे फिसल जाएंगे? हाँ, अगर उन लोगों के जीन्स इतना कमज़ोर है तो फिर सोचने वाली बात है। वही तो बाबा, ये सब चीज़ तो अरेंज मैरिज में सोचने की होती है। लव मैरिज में तो लड़के को लड़की के परिवार के बारे में सब कुछ पहले ही पता होता है, और अब इतना एडजस्ट भी नहीं कर सकता क्या वो? दीदी ठीक है तो कह रही है पीयूष, अब सामने वाला मुंह खोल कर बोल दे, इस दिन का इंतजार करेंगे क्या हम? तुम्हें तो हर चीज को टालना ही होता है। पता नहीं क्यों अभी भी बात नहीं कर रहे हो तुम सेक्रेटरी से। अरे हमारी बिल्डिंग का सेक्रेटरी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। 10 लाख रुपए से ऊपर का माल उठा लेता है वो दुकान से, और ये सफाई की बात बोलकर मैं अपनी दुकान के काम में अड़चन नहीं डालूंगा। प्रॉब्लम कुछ इतनी बड़ी भी नहीं है, और पहली बार नहीं हो रही है बारिश, हर साल होती है। और फिर पीयूष और सोम इस बात को काट देते हैं। 2 दिन बाद शिवम अपने परिवार वालों के साथ प्रिया के घर आने के लिए निकलता है, और उसके बिल्डिंग के बाहर पहुंचते ही, हे भगवान, इतनी ज्यादा गंदी बदबू, ये बिल्डिंग वालों को ये गंद बर्दाश्त कैसे होती है? हे भगवान, मुझे तो चक्कर ही आ जाएगा। ये कहाँ रहते हैं प्रिया के घर वाले ऐसी जगह में? अरे हमें कौन सा प्रिया के घर रहना है मम्मी, हमें तो बस रिश्ते की बात करनी है।
फिर अपने घर लौट आना है। चलिए जी, घर पहुंचते ही सीधा बात करिएगा और निकल जाइएगा। वहाँ महफिल मत जमा लीजिएगा। पता नहीं कितने कीटाणु मच्छर घूम रहे हैं यहाँ, किसी ने काट लिया तो बेकार में आफत आ जाएगी। किसी तरह बचते बचाते शिवम और उसके माँ बाप आगे बढ़ रहे थे कि कीचड़ में पैर फिसलने के कारण विनोद कीचड़ में गिर जाता है। पंडित जी ने सही कहा था, शादी में बहुत ही विघ्न आएंगे। हो गए शुरू विघ्न। कीचड़ में सने अपने होने वाले समधी को दरवाजे पर देखकर रेणुका घबरा जाती है। आइए आइए समधी जी, अंदर आइए। ये आप गिर कैसे गए? इतना कीचड़ है बिल्डिंग के बाहर, कोई भी गिरेगा बहन जी। ऊपर से लगता है किसी बिल्डिंग का पाइप फट गया है, पूरे रास्ते में पानी पानी फैला हुआ था। अब वो बिल्डिंग का पानी नहीं था आंटी जी, वो गटर का पानी था। क्या? अपने चप्पल में लगे कीचड़ को मैंने उसी पानी से धो लिया। छी 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 छी। हे भगवान, चल बेटा मुझे बाथरूम दिखा दे। ये क्या हो गया? अब क्या होगा? अरे क्या जरूरत थी आंटी जी को बताने की कि वो नाली का पानी था? तो वो कोई गंगा जल तो था नहीं, सच में नाली का ही पानी था ना। भैया आज पापा गिरे हैं, कल को आंटी जी भी गिर सकती हैं। शादी के वक्त मेहमान आएंगे, कोई बड़ा हादसा हो गया तो? अरे कोई नहीं आने वाला बेटा, हमारे बिल्डिंग की हालत देखकर इस घर में तो मेहमान भी नहीं आना चाहते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बाथरूम से बाहर आने के बाद पापा कैसे रिएक्ट करेंगे? कहीं और अड़चन ना आ जाए। मैं हूं ना शिवम, आप फिक्र मत करिए। हम इतनी खातिर करेंगे अंकल आंटी जी की कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। विनोद और पुष्पा नहा धोकर बाहर हॉल में आकर बैठते हैं। पापा हमने बात कर ली है, ये जो कीचड़ है ना वो एक दिन में साफ हो जाएगा। तेरी शादी के चक्कर में मैंने कीचड़ में तो डुबकी लगा ली, अब पता नहीं और क्या क्या दिखाएगा तू मुझे। माफ़ कर दीजिए अंकल जी, हम तो खुद ही परेशान हैं इस कीचड़ से। कल तो पापा भी गिर गए थे, है ना भैया? हाँ अंकल जी, और परसों हम तो रोज़ गिरते रहते हैं, पर इसमें कुछ बुरा नहीं है। कीचड़ क्या है, मिट्टी का ही तो एक रूप है, और मिट्टी ना शरीर को फ़ायदा ही देती है। आजकल तो मिट्टी का फेशियल भी आ रहा है। आंटी जी देख लीजिएगा, कल आपका ना रंग निखर जाएगा बिल्कुल। और बिना सर पैर की बात करके प्रिया के घर वाले किसी तरह शिवम के पेरेंट्स का मूड हल्का कर देते हैं। खाना खाकर तो मज़ा आ गया प्रिया, मानना पड़ेगा शिवम तेरी पसंद को। इतना अच्छा खाना तो आज तक पुष्पा ने भी नहीं बनाया। तो बताइए समधन जी, कब की तारीख फाइनल करें? अरे जितनी जल्दी हो जाए समधी जी। इस बारिश के मौसम में तो बस एक ही दिन लगन है, उसके बाद दूसरा लगन सीधा दिसंबर महीने में आएगा। पहले ही बच्चों ने एक होने के लिए काफ़ी मेहनत की है, अब मुझे लगता है जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए दोनों की। ठीक है, फिर आप पंडित जी से इसी महीने की मुहूर्त की कोई तिथि निकलवा लीजिए, उसी दिन शादी कर देते हैं। इतना सब होने के बाद भी सोम और पीयूष सेक्रेटरी से बात नहीं करते और आ जाती है शादी की तारीख। बिल्डिंग के सामने की रोड ना बनने के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे, जिस कारण लड़की वाले वेन्यू पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पहली बार ऐसा बाप देख रही हूँ मैं। अरे जरा तो शर्म कीजिए, बेटी आपकी दुल्हन बनी बैठी है, नीचे बारात खड़ी है, कैसे पहुंचेंगे हम होटल? मैंने ये सब जानबूझकर थोड़ी ना किया है प्रिया की माँ। अब मुझे क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। सारे बिल्डिंग वाले तैयार थे सेक्रेटरी से बात करने के लिए, बस मैंने हामी नहीं भरी, जिस कारण कीचड़ साफ नहीं हुआ, सड़क नहीं बनी। सेक्रेटरी साहब से रिश्ता निभाते निभाते मेरी बेटी का रिश्ता टूटने पर आ गया है। अब मैं नहीं रुकूंगा। चल पीयूष, उस सेक्रेटरी के बच्चे के होश ठिकाने लगा कर आते हैं। बहुत काम चोरी कर ली उसने। पीयूष और सोम सेक्रेटरी के पास चले जाते हैं। अब क्या फ़ायदा, 3 तो अब बज गए, 5 बजे तो मुहूर्त ख़त्म भी हो जाएगा। तभी प्रिया के फ़ोन पर शिवम का कॉल आता है। मैं नीचे से तुम्हारी खिड़की तक सीढ़ी लगा रहा हूँ, मैं आता हूँ ऊपर। अरे पर तुम ऊपर आकर क्या करोगे? पंडित जी तो वेन्यू पर है, मैं ही आती हूँ नीचे। और अपना लहंगा पकड़े प्रिया खिड़की से सीधा सीढ़ियों पर पैर रखकर नीचे उतरने लगती है। ध्यान से दीदी, हे भगवान कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। मैंने सीढ़ी पकड़ रखी है भाभी, डोंट वरी। पूरी सोसाइटी के साथ साथ आसपास वाले भी इस नज़ारे को देखने लगते हैं। धीरे धीरे प्रिया नीचे उतर आती है और अपने परिवार वालों के बिना ही वेन्यू पर पहुंच जाती है, जहां वीडियो कॉल पर ही लड़की वालों को शादी में शामिल होना पड़ता है। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अपनी इकलौती बहन की शादी में मैं ही शामिल नहीं हो पाया।
मुझ जैसा अभागा कौन बाप होगा जो बेटे का कन्यादान भी अपने हाथों ना दे पाया। आज एहसास हुआ कि औरतें जो बोलती है सच और सच्ची बोलती है। अगर आप लोगों की बात मानकर मैंने पहले ही सेक्रेटरी से बात कर ली होती तो आज इतना सब नहीं होता। ये कहकर सोम फूट फूट कर रोने लगता है। सेक्रेटरी को रातों रात सारा कीचड़ हटवाना पड़ता है। अगली सुबह प्रिया पग फेरे के लिए जब अपने मायके लौटती है। आप उदास मत होइए पापा, मैंने और शिवम ने सोचा है कि हम फिर से दिसंबर में शादी करेंगे, जहां आप सारी रस्म कर पाएंगे। मुझे माफ़ कर दे बहन। माफी नहीं भैया, ऑलवेज लिसन टू लेडीज। बेटा अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना होगा, तेरी शादी कर दूंगी अब। क्या मम्मी, जब देखो लड़का लड़का लड़का, परेशान हो गई हूँ मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी अभी तो मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। आपको इतना ही है तो आप ही कर लो ना दोबारा शादी मेरी जगह। चुप कर बेशरम, तेरी उम्र में मेरे 2 बच्चे हो गए थे। शादी तेरी मैं कोई ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना कर दूंगी, अच्छा पैसे वाला घर ढूंढूंगी। जॉइंट फैमिली होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे काम तो तेरी जेठानी और सास ही कर देंगे। मुझे शादी नहीं करनी, मैं बोल देती हूँ। अंजलि गुस्सा होकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। इस उम्र में कौन शादी करता है, मुझे बाहर अकेले जाने नहीं देते। मैं नहीं शादी करने वाली, ये लोग चाहे कुछ भी कर ले। अंजू अंजलि की शादी करवाने के लिए कमर कस लेती है और लड़के देखने लगती है। अंजू अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि अंजलि को शादी के लिए मना सके। उत्तम जब अंजू को पसंद आ जाता है तब अंजू अंजलि से कहती है, बेटा एक बार उत्तम को देख ले, बहुत हैंडसम है। माँ तुम भी ना, तुम्हें पता है ना मुझसे घर के काम या किसी भी चीज की समझ नहीं है मुझ में। मैं वहाँ क्या करूँगी, सबको कैसे संभालूंगी। बेटा तुझे कुछ नहीं करना, तू बस वही करना जो तेरी जेठानी करेगी, बाकी तुझे कहीं दिमाग नहीं लगाना। और घर संभालना कोई तोप थोड़ी ना है, मुझे भी कौन सा कुछ आता था जब मैं शादी करके आई थी यहाँ। मैं वैसे वैसे करती थी जैसा जैसा मेरी जेठानी करती थी, और आज देख ले कहाँ हूँ मैं। अंजू की बातें सुन अंजलि शादी के लिए तैयार हो जाती है। अंजलि और उत्तम की शादी बड़े ही अच्छे से हो जाती है। अंजलि ससुराल में आने के साथ ही देखती है कि उसकी जेठानी मेकअप कर रखी है। जेठानी को देखकर अंजलि मन ही मन कहती है, भाभी तो फुल टू मेकअप में रहती है, तो मैं भी मेकअप कर सकती हूँ। अंजलि शादी के पहले ही दिन सज धज के तैयार हो जाती है और अपनी जेठानी के साथ रसोई में चली जाती है। अंजलि मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम मेरा साथ देना। जी भाभी। वो मन ही मन सोचती है, ऐसे भी मुझे क्या ही आता है, मुझे तो आपकी कॉपी करना है। आपने खुद ही कह दिया कॉपी करने को, उससे बड़ी बात क्या होगी। हमारे घर में ना सबको इटालियन बहुत पसंद है, स्पेशली पिज्जा एंड लजानिया। शीतल नाश्ता बनाने लगती है। अंजलि भी उसके साथ उसका हाथ बटाने लगती है और फिर दोनों मिलकर सबको नाश्ता परोसती हैं। अपनी दोनों बहुओं को एक साथ काम करता देख मीरा कहती है, दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाती बहुत अच्छी लग रही हो, इसी तरह हमेशा एक साथ रहना। माँ तभी तो आज पिज्ज़ा में बिना चीज़ के डबल चीज़ का स्वाद आ रहा है। आप भी ना कुछ भी बोल देते हो। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। शादी में आए सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। फिर एक रोज अंजलि देखती है कि शीतल जीन्स के साथ हाई हील्स पहने अपने कमरे से निकल कर आ रही है। अंजलि मैं तुम्हारे भैया के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम खाना पीना बना लेना और उत्तम और मम्मी जी को खिला देना। जी भाभी, जीन्स टॉप में तो आप बवाल दिखती हो। मैं तो हमेशा ही जीन्स टॉप ही पहनती हूँ, ये तो तुम्हारी शादी के कारण मुझे पहनना पड़ा। सारे रिश्तेदार आए हुए थे ना, वरना मैं तो जीन्स ही पहनती हूँ। चलो चलती हूँ, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे होंगे। शीतल अर्जुन के साथ घूमने चली जाती है। इधर अंजलि भी जीन्स टॉप पहन लेती है। मैं भी अब जीन्स ही पहनूंगी, वही तो कंफर्टेबल होता है। अंजलि जीन्स पहनकर फुल टू मेकअप में तैयार हो जाती है और रसोई में लजानिया और पिज्जा बनाने लगती है। भाभी भी तो यही बनाती है, तो मैं भी यही बना लेती हूँ, सबको पसंद भी आता है और सब दबा के खाते भी हैं। अंजलि पिज्जा और लजानिया बनाकर अपनी सास और उत्तम को परोसती है। खाना देखकर उत्तम कहता है, ये क्या है अंजलि, हर टाइम पे अब क्या इटालियन ही खाने को मिलेगा? भाभी को इटालियन डिशेस ज्यादा आती है, तो क्या तुम्हें भी यही आता है? तुम तो कुछ अलग सा बनाओ जो तुम्हें आता हो। भाभी को कॉपी करना जरूरी है क्या? अरे खा लेना बेटा, बहू ने बना तो दिया।
मुझे लगा सबको यही पसंद है तो मैंने यही बना दिया। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तो इंडियन खाना बनाना। एक बहू विदेशी तो दूसरी देसी भी तो होनी चाहिए ना। उत्तम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और अंजलि की आंखें नम हो जाती है। उत्तम थोड़ा बहुत ही खाकर उठ जाता है। अंजलि अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करके कहती है, माँ तुमने तो कहा था जैसी मेरी जेठानी करे मुझे भी वैसा ही करना है। अब मैंने वही बनाया जो मेरी जेठानी हमेशा बनाती है। फिर भी उत्तम ने ना मुझ पर बहुत गुस्सा किया। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अरे पागल, एक ही खाना तुरंत नहीं बनाना है। देख, खाना जो जो तेरी जेठानी बनाती सब तू सीख ले, फिर बदल बदल कर बना। जैसे कल तेरी जेठानी ने पिज्ज़ा बनाया था तो तूने आज फिर पिज्ज़ा बना दिया। अरे जिसकी जगह परसों जो शीतल ने बनाया था वही बना लेती। हाँ ठीक कहा माँ, मुझे आज ना गार्लिक ब्रेड एंड नूडल्स बनाना चाहिए था। अब मैं समझ गई कि भाभी को कॉपी करना है लेकिन तुरंत नहीं। अंजलि अपने दिमाग में बस कॉपी करना छाप लेती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज शीतल की कुछ फ्रेंड्स उसके घर आती है। आओ आओ फ्रेंड्स, तुम लोगों का ही मैं वेट कर रही थी। बताओ चाय लोगी या कोल्ड ड्रिंक? चाय या कोल्ड ड्रिंक नहीं, हम तो तेरे हाथों की कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। बहुत दिन भी हो गए हैं पिए। कॉफी के साथ साथ तुम लोगों के फेवरेट कटलेट भी लाती हूँ। ये हुई ना बात, दोस्तों तो तेरी तरह मन की बात ना झट से जान ले। कॉफी कटलेट के साथ तंबोला खेलने का मजा ही कुछ और होता है ना। शीतल कटलेट और कॉफी लेकर आती है और अपने दोस्तों के साथ तंबोला खेलने लगती है। अंजलि उन लोगों को बस देखती रहती है और उनकी बातें सुनती रहती है। शीतल, एक न्यू ईयर किटी स्टार्ट कर रही हूँ, तू भी उसमें ज्वाइन कर ले, हम बहुत मजे करेंगे। यार मैं पहले से ही ना 2-3 किट्टी कर रही हूँ, अब एक और नहीं ज्वाइन कर सकती। अरे जहाँ 3 खेल रही है वहाँ एक और सही, तुझे ना ज्वाइन करना होगा। इसी बहाने तो मिलते हैं हम, वरना दोस्ती बस फोन तक ही रह जाती है। तुम लोग इसका नाम लिख दो, तुम्हें हम ऑर्डर दे रहे हैं शीतल, तुझे आना ही पड़ेगा, समझी? अरे ठीक है पापा, दोस्तों से कोई जीत पाया है जो मैं तुमसे जीतूंगी। अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सहेली टीना को कॉल करती है। टीना, हम लोग ना मिल ही नहीं पाते, क्यों ना हम लोग किट्टी खेलना शुरू कर दे? किट्टी? हाँ किट्टी, मेरी जेठानी तो 4-4 किट्टी खेलती है। हम लोग भी अब किट्टी खेलना शुरू करेंगे ना। ठीक है, मैं बाकी मेंबर्स को ऐड करती हूँ। फिर अंजलि सोचती है, मैं अगले महीने से किट्टी खेलना शुरू करूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठानी जी की कॉपी कर रही हूँ। कल मैं भी शॉपिंग पे जाऊंगी अपने उत्तम के साथ, जैसे भाभी जाती है भैया के साथ। अगले दिन अंजलि भी शीतल की तरह जींस टॉप और हाई हील्स पहनकर तैयार हो जाती है और उत्तम से कहती है, हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। अचानक से शॉपिंग अभी? वैसे तुम आज भाभी की तरह दिख रही हो। हाँ, अपने पति के साथ कहीं जाने के लिए कोई वक्त नहीं होता। अंजलि और उत्तम बाहर जाने के लिए निकलने लगते हैं। तभी अंजलि उत्तम से कहती है, तुम चलो मैं आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अंजलि शीतल के पास जाकर कहती है, भाभी मैं उत्तम के साथ बाहर जा रही हूँ, आप खाने का देख लेना। शीतल 2 मिनट तक तो अंजलि को देखती रहती है, फिर कहती है, ठीक है तुम जाओ, मैं हूं ना। अंजलि उत्तम के साथ चली जाती है। इधर शीतल अर्जुन से कहती है, आज मैंने अंजलि में अपनी छवि देखी, मुझे तो लग रहा था कि मैं ही खड़ी हूँ। मुझे लगता है अंजलि तुम्हारी कॉपी करती है, जैसा तुम करती हो वो भी वैसा ही करती है, खाने से लेकर पहनने तक सब कुछ कॉपी। इधर अंजलि शॉपिंग में लग जाती है और एक सीलिंग बैग खरीदती है जो कि हूबहू वैसा होता है जैसा शीतल के पास था। उत्तम देखो ये कैसा लग रहा है। यार ये तो सेम भाभी के पास है, वैसा ही लग रहा है। कुछ और ले लो ना तुम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैंने ले लिया है तो मैं वापस नहीं करूंगी। अंजलि और उत्तम शॉपिंग करके खा पी कर घर वापस चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अंजलि शीतल की हर चीज में कॉपी करती रहती। एक रोज रात को अंजलि 12 बजे उत्तम से कहती है, मुझे नींद ही नहीं आ रही, चलो ना तंबोला खेलते हैं। मैं कॉफी और कटलेट बनाकर लाती हूँ, बहुत मजा आएगा। अंजलि कटलेट और कॉफी बनाकर ले आती है। क्या उत्तम, तुमने अभी तक तंबोला नहीं निकाला? मुझे खेलना है ना। उत्तम झड़क कर कहता है, ये सब क्या है? जब देखो तुम भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। आज तक तंबोला तुमने पहले कभी खेला है क्या? जब देखो भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। तुम ना कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या कुछ भी? यही तो सच है।
तुम जो हो, जैसी हो वैसी ही रहो, अंजलि बनकर रहो। तुम्हें शीतल क्यों बनना है? अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि तू वही करना जैसा तेरी जेठानी करे, इसलिए मैं वही करने लगी जैसा भाभी करती है। इस घर में सबको समझ में आता है कि तुम भाभी को कॉपी कर रही हो। तुम जैसी हो मैंने तुम्हें वैसे ही पसंद किया है। मैंने अंजलि से शादी की है, किसी कॉपीकैट से नहीं। कल से तुम्हें किसी की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई काम नहीं आता ना तो ना आए, लेकिन तुम्हें भाभी या किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन अंजलि अपने तरीके से तैयार होती है और उसे जैसा खाना बनाना आता है वो वैसा खाना बना देती है। आज अंजलि के हाथों का इंडियन खाना खाकर सब खुश हो जाते हैं और मीरा कहती है, आज मुझे लग रहा है मेरी 2 बहुएं हैं और दोनों अलग है, लेकिन दोनों अपने आप में सबसे अलग है। आज लग रहा है कि अंजलि ने खाना बनाया है, शीतल ने नहीं। थैंक यू भैया। हम सबको अंजलि ही पसंद है, तुम्हारे हाथों में जादू है। अंजलि अब अंजलि बनकर सबके साथ रहने लगती है। दिव्या दिखने में बहुत सुंदर थी। वहीं सुलभ की नजर दिव्या पर पड़ती ही वो दिव्या से प्यार करने लगता है और उससे शादी करने के लिए बेताब हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो दिव्या से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अरे आओ बहू आओ, मेरी तो आंखें तरस गई थी अपनी सुंदर सी बहू देखने के लिए। अरे उर्मिला, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ होगी ही, बड़े घर की बेटी है। फिर उर्मिला जी रीति रिवाज से अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है और उसे घर के अंदर ले आती है। बहू, अब से ये तुम्हारा ही घर है और कभी किसी चीज की कमी हो तो तुरंत कह देना, झिझकना मत। जी माँ जी। अगली सुबह। बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, तैयार हो जा, मोहल्ले की औरतें आएंगी देखने के लिए। जी ठीक है माँ जी। फिर दिव्या अच्छे से तैयार होकर सबके सामने आती है और एक एक करके सभी दिव्या के मुंह दिखाई करते हैं। भाई मानना पड़ेगा, उर्मिला जी तो खरा सोना लाई है। हाँ, वैसे बहू जितना खरा सोना भी मिल जाता तो क्या बात थी। क्यों भाई, खरा सोना नहीं मिला क्या? हमने तो सुना है कि तुम्हारी बहू बड़े ऊंचे खानदान की है। सो तो है, और जब सोने जैसी बहू मिली है तो सोना क्या करूंगी। इस तरह सभी औरतें हंसी ठिठोली करके मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती हैं। वहीं रात में, सुलभ जी आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ डार्लिंग, अब ये कोई पूछने वाली बात है क्या? जब प्यार किया तभी तो शादी की है। ओके। क्या हुआ, बड़ी उदासी लग रही हो? कुछ नहीं जी, आज माँ जी अपनी सहेलियों से कह रही थी कि हाँ बहू तो सोने जैसी मिली है, लेकिन बहू जितना खरा सोना मिला होता तो गनीमत थी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कहीं आपने मुझसे पैसों के लिए तो शादी नहीं की ना? क्या दिव्या, तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो। मोहल्ले की 4 औरतें जब जमा होती है तो हंसी ठिठोली तो होती ही है। माँ ने हंसी मजाक में कहा होगा। टेंशन ना लो, तुम हमेशा मेरी थी और हमेशा रहोगी। जी। बहू चल तैयार हो जा, आज मैं तुझे शॉपिंग करा कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग पर जाती हैं। ये क्या माँ जी, शॉपिंग का कहकर आप मुझे इस सस्ते से मॉल में ले आई? मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे सब्जी सांची या ज़ारा ज़ुडियो लेकर जाएंगे शॉपिंग के लिए। खैर कोई ना। अरे कोई बात नहीं बहू, अभी तो यहाँ से शॉपिंग कर ले, अगली बार मैं तुझे किसी महंगे ब्रांड के शोरूम में ही ले जाऊंगी शॉपिंग के लिए, बस। जी मम्मी जी। फिर दोनों सास बहू जमकर शॉपिंग करती हैं। आज तो थक गई शॉपिंग करके। कहाँ गए थे शॉपिंग के लिए? माँ जी पास के सस्ते मार्केट में लेकर गई थी। ऊपर से वहाँ तो खुली दुकानें थी, एसी भी नहीं थी। देखो ना, स्किन टैन हो गई मेरी। सस्ते मार्केट क्यों गए? मॉल या शोरूम में जाना था ना। मैंने माँ जी को कहा भी था, बट माँ जी ने कहा बेटी अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो मैं बोले कोई बात नहीं, माँ जी प्यार से जो भी दिलाएंगी आशीर्वाद समझ कर रख लेती हूँ। वैसे कपड़े तो कुछ खास नहीं लिए, सब सस्ते से थे, पर माँ का प्यार है ना, तो वही मेरे लिए बहुत है जी। तुम कितनी समझदार हो, लेकिन माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं माँ से बात करता हूँ। नाना जी, माँ को आप कुछ मत कहिए।
माँ तो माँ होती है ना, आप कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि माँ जी को किसी भी बात का बुरा लगे। और उन्होंने जो तुम्हारे स्टेटस की धज्जियां उड़ाई वो? इट्स ओके ना डार्लिंग, कोई बात नहीं, हाइपर नहीं होते ऐसे। अरे कितनी समझदार है मेरी बीवी, काश माँ में इतना दिमाग होता। तभी उर्मिला जी वहाँ आती हैं। किसको दिमाग नहीं है बेटा? किसी को नहीं माँ जी, आज ना ऑफिस से आते समय रास्ते में इनका एक्सीडेंट होते होते बचा। एक लड़की गलत साइड से जा रही थी ना, उसी कारण। वही मैं इन्हें समझा रही थी। ये कहते हैं कि काश उसे भी तुम्हारे जितना दिमाग होता। सच ही तो कहा मेरे बेटे ने। वैसे बेटा तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बहू आज तो कुछ अच्छा बना, तेरे हाथ का खाना नहीं खाया मैंने। माँ जी मैं? हाँ तू बहू, क्यों तू नहीं बना सकती क्या? नहीं माँ, बना लूंगी मैं, टेंशन ना लो। ठीक है बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। पापा के घर में आज तक मैंने गैस पर पानी तक नहीं गर्म किया, और माँ जी मुझसे खाना बनवाना चाहती है। तुमने माँ को मना क्यों नहीं किया? रुको, मैं मना कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, माँ जी को बुरा लगेगा ना, मैं उनकी इकलौती बहू हूँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी तो कोई बात नहीं ना, आप चिंता ना करें। बहू मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी माँ जी। फिर दिव्या खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है, और कुछ देर बाद किचन में कुछ ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है। बाहर से आई उर्मिला जी और सुलभ भागे भागे किचन में जाते हैं। दिव्या तुम ठीक हो ना? ये कुकर कैसे फटा? मुझे नहीं पता खाना कैसे बनता है, और मैं बनाने गई तो ऐसा हो गया। ये देखकर सुलभ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। माँ क्या जरूरत थी दिव्या को किचन में भेजने की? उसके पापा ने उसे कभी कोई काम नहीं कराया, और आप उसे खाना बनवाना चाहती हैं? भूलिए मत, वो बड़े घर की बेटी है, वो चीप नहीं है, वो ऐसे काम नहीं करेगी। अरे बेटा क्या हुआ तुझे? मुझे नहीं पता था कि बहू को खाना बनाना नहीं आता, वरना मैं कहती ही नहीं। तो मुंह में जुबान नहीं है? आप पूछ नहीं सकती थी उससे? देखो अगर आज उसे कुछ हो जाता तो। इस तरह सुलभ अपनी माँ को खूब डांट लगाता है, और दोनों माँ बेटे में खूब बहस होती है। अरे अरे आप दोनों लड़िए मत प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर का ये माहौल। सुलभ जी छोड़िए ना, जाने दीजिए, जो हो गया सो गया। माँ जी आप भी इनकी बातों को दिल पर ना लीजिए। कमरे में तुमने मुझे क्यों रोका? माँ ऐसा कैसे कर सकती है? पहले मोहल्ले की औरतों के सामने तुम्हारे पिता की बेइज्जती की, फिर सस्ते से मार्केट ले जाकर तुम्हारे स्टेटस की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, और अब तो हद हो गई, जबरन तुमसे खाना बनवा रही है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब टेंशन ना लो ना जी, वो माँ है, और माँ कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। वहीं अगली सुबह जब बहू नहाने जाती है तो बाथरूम से उसके चीखने की आवाज़ आती है, और जब सुलभ अंदर जाके देखता है तो दिव्या बेहोश पड़ी थी। दिव्या, दिव्या उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम कैसे गिर गई? ये पानी में कहीं से करंट आ गया जी, इसकी वजह से मुझे शॉक लगा और मैं बेहोश हो गई। तभी सुलभ देखता है कि पानी में एक बिजली का तार है। तुमसे पहले बाथरूम में कौन गया था? बेटा मैं गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे यहाँ पर आ गया। मैं सब जानता हूँ माँ, आप जानबूझकर मेरी बीवी को घर से निकालना चाहती हो ना, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। जिसके बाद दोनों माँ बेटे में बहुत झगड़ा होता है, और दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। वहीं दिव्या सुलभ से खूब प्यार करती और उसका खूब ख्याल रखती। फिर एक दिन, सुनो ना जी, मैं कह रही थी क्यों ना आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। लेकिन मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि माँ जी और आप में ऑलरेडी इतनी दूरियाँ आ गई हैं। कल को माँ जी कहे कि बेटी की प्रॉपर्टी में मुझे हक चाहिए ताकि मैं अकेली रह सकूँ, तो हमारा क्या होगा? वैसे भी कल को बाल बच्चे होंगे तो उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए ना जी। हाँ डार्लिंग, वैसे तो तुम सही कह रही हो। लाओ पेपर, मैं अभी साइन कर देता हूँ। फिर सुलभ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करके सारी प्रॉपर्टी दिव्या के नाम कर देता है, और तिजोरी की चाबी और सारे गहने भी उसे दे देता है। बेटा तूने ये क्या किया? ये लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है, हम दोनों को रोड पर ला देगी। रोड पर तो अब आप दोनों आ चुकी हो। थैंक यू सुलभ, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए। आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब समय आ गया है तुम लोगों को ठीक उसी तरह
घर से निकालने का, जैसे तुमने मुझे निकाला था। कौन हो तुम? याद करो, मैं वही हूं जिसे तुम रोजाना सताते थे, शराब के नशे में मारते पीटते थे। दहेज की लालच में मुझे और मेरे माता पिता को अब दोनों ने बहुत सताया था। और जब मुझे दुख देकर भी कुछ नहीं मिला तो मुझे जलाकर जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर मुझे खा जाए। वो तो भला हो वहां रहने वाले आदिवासियों का। उनके कारण मुझे नया जीवन दान मिला और उनके वैद्य ने मुझे प्लास्टिक सर्जरी करके एक नया रूप दिया ताकि मैं तुम दहेज के भूखों से बदला ले सकूं। विद्या, तुम? बहू तुम? हाँ, मैं तुम्हारी पहली बीवी विद्या और मैं ही तुम्हारी दूसरी बीवी दिव्या हूं। वैसे मेरे घर से खुद जाना पसंद करोगे या धक्के मार कर निकालूं?